सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं जी आप लोग? प्रणाम। कोई एक लोग प्रार्थना करा दो भाई। प्रार्थना बोलो। नाम लेके बोलना पड़ेगा, हो जाएगा। गोविंद प्रसाद जी, आप करा दो प्रार्थना। प्रकाश जी आप ही करा दो। जी। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् बृहत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।
भैया फोन कट गया, हम जुड़ ही नहीं पा रहे थे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी गुरु जी। जी गुरु जी आ रही है। फोन कट गया और मैं प्रयास कर रहा हूं जुड़ने का, जुड़ ही नहीं पा रहा हूं, बार बार परेशान। बस चलिए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी को भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस फलित की कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी लोगों को कल हमने बताया था, मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से? जी गुरु जी। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि जो ये कुंडली है, यह कुंडली क्या होता है, भव चक्र के अंतर्गत आकाशीय नक्शा है। एक आकाशीय नक्शा है ये भव चक्र। आवाज आ रही है? जी फोन डिस्कनेक्ट हो रहा, जी गुरु जी। फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी। हाँ हाँ ठीक है, आवाज आ गई, ठीक है। तो कल हमने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारी कुंडली है ये एक आकाशीय नक्शा है। ऐसे समझिए कि जन्म पत्री जो होती है, जो आप गणना करके निकालते हैं, या किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय के लिए, ये आकाश में जो तारों का उदय होता है, ये जो ग्रह जिस स्पीड में जिस जगह तक पहुंचे रहते हैं, उनको यथोचित स्थान पर रखा जाता है। उस समय जो भव चक्र की राशि वो जो उदय हो रही होती है, वह लग्न होता है और उसे लग्न की संज्ञा दी जाती है और उसे हम प्रथम भाव में रखते हैं, जो हमारी उत्तर भारतीय कुंडली है। तो कहा जाता है कि क्या उत्तर भारतीय कुंडली के अलावा भी कोई और कुंडली होती है? बिल्कुल होती है। आप सभी लोग भली भांति से जानते होंगे कि भारत में विभिन्न स्थानों पर जन्म पत्री को विभिन्न रूपों से बनाया जाता है, जिसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारतीय और बगला विधि, बंगाल विधि जिसे कहते हैं, ये तीन कुंडलियां ज्यादा प्रचलित है। उसमें भी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, नॉर्दर्न स्टाइल और साउथ स्टाइल, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं। तो नॉर्दर्न कुंडली जो होती है वो आप सभी लोग भली भांति से जानते हैं। उसमें हम एक बार आप लोग यहां से प्रारंभ करिए। स्क्रीन दिख रहा है हमारा? जी गुरु जी। स्क्रीन, हाँ। एकदम हम लोग क्रम से बढ़ते हैं और क्रम से एक एक चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है, यह उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ, उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ ये हमारा चार्ट होता है। अब इसके अंतर्गत पूर्वी क्षितिज पे जिस राशि का उदय होता है, बालक का जब जन्म होता है, तो उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदितमान, जो राशि वहां पे
उदितमान रहती है उसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसी को हम लग्न कहते हैं। जैसे एक सामान्य सी कुंडली हम बना लेते हैं, 1 2 3, उल्टा हो गया भैया, दिमाग कहीं अन्य चल रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 जो हमने अंक लिखा, ये यहाँ पे लिखा हुआ अंक है, पर इसको हम अंक से नहीं समझते। इसको हम कैसे समझते हैं, इनके नाम है। जैसे जहां 1 लिखा हुआ है, इस 1 की गिनती का मतलब हम क्या समझेंगे, मेघ। 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृक, 3 नंबर है तो मिथुन, 4 नंबर है तो कर्क, 5 नंबर है तो सिंह, 6 नंबर है तो कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। ये हमारी 12 राशियां हो गई। ये इनके अंकों से हम यहाँ पे नाम नहीं लिखते, पर इनका जो ये हम अंक लिखते हैं, हम इन्हें इन्हीं अंकों से, इनके नाम से जानते हैं। जैसे अभी ये कुंडली हम किसी के सामने ये जन्म पत्री रखेंगे और हमने पूछ दिया कि इस जन्म पत्रिका में बालक का जन्म किस लग्न में हुआ है, तो यहाँ गिनती तो 1 लिखी हुई है, पर आप ये नहीं कहेंगे कि 1 नंबर गिनती में जन्म हुआ है। आप कहेंगे कि बालक का जन्म मेष लग्न की कुंडली में हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी गुरुदेव। बिल्कुल सामान्य सी बात है। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आई हो? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। सामान्य भाषा में सभी लोग इस चीज को जानते हैं। तो जैसे यहीं पे ये जहां पे 1 लिखा हुआ है, वहां पे 2 लिख दिया गया, तो बालक का जन्म किस लग्न में होगा? वृष बोलिए आप लोग। वृष लग्न। वृष लग्न में। वहां पे 3 नंबर की गिनती हो गई, तो बालक का जन्म मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न। और एक चीज यहां पर हमें सदैव ध्यान रखना होता है, एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान क्या रखना है हमें, ये कहाँ गया भाई, कहाँ का खुल रहा है ये। एक चीज का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जैसे अभी यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 3 नंबर की गिनती हो गई, तो ये जो 3 नंबर की गिनती यहाँ पे ये बदलता रहता है। इसमें यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसमें ये बदलते रहते हैं। जिसमें बालक का जन्म होगा वो गिनती यहाँ लिखी जाएगी। तो इसके बाद आगे की गिनती 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 1 और इसके बाद 2। ऐसे गिनती हम वहां पर आगे की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं। ये हमारा हो गया उत्तर भारतीय शैली की कुंडली। ये तो हमें लगता है कि सभी लोगों को पूर्व से पता है। जी गुरुजी। जी सभी को, हाँ, ये पूर्व से पता है। तो ये हो गया हमारा उत्तर भारतीय शैली की कुंडली। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारतीय शैली की कुंडली का। दक्षिण भारतीय शैली की कुंडली कैसी होती है, हम आपको दिखा देते हैं। दक्षिण भारतीय शैली की एक कुंडली बना लेते हैं हम लोग। बार बार ये समझ से
देखा है आप लोगों ने दक्षिण भारतीय शैली की कुंडली ऐसी होती है कुछ? जी बोलो भाई, देखा है कि नहीं? जी गुरु जी देखिए। नहीं देखा है गुरुदेव। जी गुरुदेव, इधर नहीं दिखाई देता है उत्तर भारत में। हाँ, दिखाई नहीं देता, पर दक्षिण भारतीय कुंडली ऐसी होती है। इसमें क्या होता है, सभी कुंडलियों में यहां मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये ऐसे सभी कुंडलियों में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, लग्न को कैसे इंगित करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो लग्न होता है, जैसे किसी जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है, तो वहां पर एक ऐसा सिंबल बना देते हैं, पूरा मेष स्पष्ट दिखाई पड़ता है, एक सिंबल बना देते हैं। जैसे बालक का जन्म सिंह में हुआ है, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, वह सिंबल इस स्थान पे ब्रिक सिंबल बना देते हैं, और ये इस प्रकार से बना देते हैं। किसी बालक का जन्म धनु लग्न में हुआ है, तो धनु के यहाँ स्थान पे ऐसे बना देते हैं, बस इतना कर देते हैं। और ये बाकी जो का त्यों स्थान पे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा लग्न का निर्धारण हो जाता है, और जहां पर जो ग्रह होता है, और अन्य उसी जगहों पे ग्रहों को वो स्थापित कर देते हैं। ये दक्षिण भारतीय शैली की कुंडली इस प्रकार से हमें मिल जाती है। दक्षिण भारतीय शैली के बाद फिर ये दोनों शैली की जो कुंडलियां होती हैं भैया, ये दोनों शैली की कुंडलियां, दक्षिण भारतीय शैली की जो हमारी कुंडली बनती है, दक्षिण भारतीय शैली के बारे में बताए तो ये जन्म पत्री में अपने भाव जो है, ये जैसे हमारी उत्तर भारतीय में वह क्रम से चलता रहता है, ये क्रम से चलते नहीं है, ये स्थिर रहते हैं, केवल वो सिंबल आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और ये शब्दों में लिख देते हैं। वहां पर जहां पे लग्न होता है, हमने जैसा आपको बताया वैसा एक स्टॉप वो लगा देते हैं, ब्रिक लगा देते हैं, जिससे हमारी हमें ये पता हो जाता है कि अमुक लग्न में बालक का जन्म हुआ है। ठीक ऐसे ही, ठीक इसी प्रकार से हमारी कुंडली आती है, बगला कुंडली, जो बंगाल की प्रसिद्ध कुंडली है। बंगाल के क्षेत्रों में वैसे आज भी वहां पे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती ये कुंडली, पर वहां पर भी हमारी उत्तर भारतीय शैली की कुंडलियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पर वहां के बारे में हम आपको वहां की एक कुंडली बता देते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए, और बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहां के लिए ऐसे ये सिंबल होता है, इसको ऐसे कट हो जाता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और यहां पर वैसे ही लिख दिया जाता है मेष, वृक, मिथुन, कन्या, ऐसे घूम करके ये यहां तक पूरा जाता है। और जिसमें बालक का, जैसे मान लो किसी बालक का जन्म इसमें हुआ है, तो यहाँ पर दो ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे हुआ तो दो लाइन खींच देते हैं। मान लो यहाँ पर आपका कन्या के बाद हो गया तुला, तुला के बाद आपका हो गया वृश्चिक, वृश्चिक के बाद हो गया धनु, धनु के बाद हो गया आपका मकर, मकर के बाद ज्यादा हो गया क्या भैया, मेघ, वृक, मिथुन, कन्या, तुला, कर्क छोड़ दिए हैं गुरुदेव, कर्क के बाद कन्या सीधे लिख दिए, कर्क लिखे नहीं है। हाँ, कर्क और सिंह दोनों छूट गया है, तभी तो हम कहे कहाँ गड़बड़ हो गया। ये आपका मिथुन के बाद आपका कर्क हो गया, कर्क के बाद सिंह हो गया, सिंह के बाद आपका अब कन्या हो गया, कन्या के बाद तुला, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद मकर,
मकर के बाद कुंभ और कुंभ के बाद मीन। ऐसे ये आपकी राशियां हो गई। बालक का जन्म जिसमें होता है वहां पर 2 बेड़ी पाई खींच देते हैं, 2 पाई ऐसे खींच देते हैं और उसी को लग्न मान लेते हैं। जैसे बालक का जन्म मकर में हुआ तो यहाँ पर 2 ऐसे पाई खींच देंगे, यानी ये सिंबल हो जाता है कि बालक ये हमारा लग्न है और फिर उसी स्थानों पर वो ग्रहों को स्थापित कर देते हैं और इसी के अनुसार वो गणना करते हैं। तो इस प्रकार से अन्य अन्य स्थानों पर हमारी जो कुंडलियां बनती है वो ये कुंडली प्रचलित है। पर सबसे ज्यादा प्रचलन में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रचलन में आपकी उत्तर भारतीय कुंडली ही मानी जाती है। ब्रह्मांड का जो ये पूरा चक्र है ये 12 राशियों में बना हुआ है। तो हमारे जो ये 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के जो मतलब कुछ सरल भाषा में नाम तो बहुत आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत से नाम आएंगे, पर इनको कुछ सरल भाषा में सामान्य भाव से इनके नाम की संज्ञा दी गई है। मैं बार बार इसलिए वो कर दे रहा हूं कि हमारी मोबाइल पूरी डिस्चार्ज के कगार पे है, तो स्क्रीन शेयर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार स्क्रीन को अभी बंद कर दे रहा हूं, कल से स्क्रीन शेयर करके ही सब दिखाऊंगा। तो ये जो 12 राशियां हैं ये जिसमें जिसमें बैठे हैं ये तो बदलते रहते हैं, पर वो जो भाव है वो स्थिर रहते हैं। जो लग्न है उसे प्रथम भाव कहा जाता है या लग्न कहा जाता है। उसके बाद जहां दूसरा नंबर की गिनती लिखते हैं वो द्वितीय भाव है, तीसरे को तृतीय भाव, चौथे को चतुर्थ भाव, पांचवें को पंचम भाव। समझ रहे हैं कि फिर स्क्रीन शेयर करना होगा? नहीं गुरु जी, समझ पा समझ रहे रहे हैं। हैं गुरुदेव। ठीक है। पांचवें को पंचम भाव, छठे को षष्ठम, सातवें को सप्तम, इसको उसके नाम से जो है जिस गिनती के अंतर्गत वहां से लग्न से वो जिस स्थान तक पहला वाला जो लग्न लिखते हैं वहां से वो जिस स्थान तक जाता है उसके साथ उसके भाव को जोड़ देते हैं। अर्थात पहला हो गया लग्न या प्रथम भाव, दूसरे को द्वितीय भाव, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ, पांचवा पंचम, छठवां षष्ठम, सतवां सप्तम भाव, आठवां अष्टम भाव, नवा नवम भाव, 10वीं गिनती जहां वो दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ये इनको भाव भी कहते हैं। कहीं कहीं इनको घर भी कहा जाता है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर। जैसे जब आप फल कथन करोगे तो फल कथन में आप कहोगे आपके चौथे घर में अमुक ग्रह बैठा हुआ है तो चौथा ग्रह हमारा शुक्र का भाव है, तो चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह इन इन भावों पर या इन इन घरों पर दृष्टि डाल रहा है, इससे इसका ये परिणाम होगा। तो जब आप फल कथन करोगे तो भाव के स्थान पर घर भी मुंह से निकलेगा या उसको घर की भी संज्ञा देते हैं। इंग्लिश में जब आप इसको कहते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, इसी के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये जो इनके क्रम है ये इनके नाम हो गए। अब फल कथन में अब ये नाम तो थोड़े से, अब पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर कहोगे तो थोड़ा सा आप भी हल्के में गिने जाओगे। अच्छा पंडित जी को यही है, तो इसको थोड़ा सा और सीरियस बनाते हैं और टिपिकल बनाते हैं, इनके कुछ और नाम रखते हैं। हम नहीं रखते हैं, ये रखे हुए नाम है। पहले भाव को क्या कहते हैं हम लोग? लग्न। पहले भाव को लग्न कहते हैं या इसको हम लोग तनु भाव कहते हैं। लिखिए, आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 प्रथम भाव, प्रथम भाव को तनु भाव भी कहते हैं। दूसरा, या 3 कॉलम बना लो ना, 3 कॉलम बना लो, पहले में भाव लिख लो, दूसरे में उसके दूसरे नाम को लिख लो और तीसरे में उसके उस भाव का जो कारक ग्रह होता है उसको भी लिख लो, जिसे भाव का कारकत्व तो कहा जाता है, उसको भी यही लिख लो। आराम हो जाएगा आप लोगों को आगे के लिए। भावों के कारकत्व, कौन से ग्रह भावों के कारक होंगे? प्रथम भाव, दूसरे खाने में लिखो तनु भाव,
अभी जो सहज भाव से, जिसको सहज भाव से कहा जाता है, हम उसी चीजों को बता रहे हैं। एक एक को कई कई नामों से जाना जाता है, पर अमूमन जब आप वो प्रथम भाव न कर कर, फर्स्ट हाउस, पहला घर, लग्न स्थान, केंद्र न कर करके आप तनु भाव से संबोधित करोगे, तो भी व्यक्ति को समझ में आएगा कि अगला बंदा लग्न की बात, केंद्र की बात, या जो लग्न में केंद्र में प्रथम भाव में है उसी की बात कर रहा है। तो उसको तनु भाव भी कहा जाता है। ये सहज रूप से सब जानते हैं। तो आप उसका नाम रखोगे, प्रथम भाव को तनु भाव कहा जाता है। इस भाव का सूर्य और चंद्रमा कारक होते हैं। गुरु जी, प्रथम भाव का सूर्य चंद्रमा कारक होता है। भाव का, हाँ। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। द्वितीय भाव, दूसरे में धन भाव। बृहस्पति और बुध, गुरु और बुध, बुध बुध बृहस्पति इसके कारक होते हैं। फिर है तृतीय भाव, जिसको सहज भाव कहा जाता है। सहज या पराक्रम, सहज भाव या पराक्रम भाव। तीसरे कॉलम में लिख लो मंगल और शनि। मंगल और शनि। अभी देखिए कुछ ग्रह कहीं के कारक है पर वहां निष्फल हो जाते हैं, ये सारी चीजें आगे पढ़ाएंगे। पर कौन कहाँ का कारक है उसको पढ़ लो पहले। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव दूसरे कॉलम में लिखो, इसे सुख भाव भी कहा जाता है या मातृभाव भी कहा जाता है। चंद्रमा, बुध और शुक्र, चंद्रमा, बुध और शुक्र इस भाव के कारक हैं। आगे पंचम भाव, इसे पुत्र भाव भी कहा जाता है। बृहस्पति इस भाव का कारक है। षष्ठम भाव, इसे शत्रु भाव भी कहा जाता है, दूसरे कॉलम में शत्रु भाव। मंगल, शनि और बुध, मंगल, शनि और बुध इस भाव के कारक हैं। सप्तम भाव, इसे कलत्र भाव कहा जाता है, कलत्र या जाया, कलत्र भाव या जाया भाव। शुक्र इसके कारक है।
फिर है अष्टम भाव। अष्टम भाव को आयु भाव, पुरातत्व भाव, रंध्र भाव भी कहा जाता है। वर्णन आएगा जब योग वगैरह पढ़ाएंगे, तब आपसे वर्णन आएगा कि रंध्रेश इस भाव में बैठा हुआ है, तो याद रखिएगा कि इसी भाव को रंध्र भाव कहा जाता है। अष्टम भाव को ही रंध्र भाव कहते हैं। इसके कारक शनि है। नवम भाव, ये धर्म, भाग्य और पितृभाव कहा जाता है। धर्म भाव, भाग्य भाव, पितृभाव तीनों के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणेश भी इसी को कहते हैं। बुध नहीं, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति इस भाव के कारक हैं। दसम भाव, इसे कर्म भाव कहा जाता है। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये पांचों इस भाव के कारक हैं। गुरुजी क्या क्या बताया था? सूर्य, मंगल, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये पांचों इस भाव के कारक हैं। एकादश भाव, एकादश भाव लाभ भाव, इसके कारक बृहस्पति हैं। अगला है द्वादश भाव, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं। शुक्र और शनि इसके कारक हैं। कौन कौन से कारक गुरुदेव? शुक्र और शनि, 12वें भाव के शुक्र और शनि कारक हैं। बात समझ में आ जा रही है आप लोगों को कि दिक्कत हो रही है? आ रहे गुरुदेव, आ रहे। गुरुजी नवम भाव को आपने त्रिकोणेश बोला है, एक नाम और? त्रिकोण, त्रिकोणेश तो हो गया। त्रिकोणेश का मतलब हो गया जो उस अच्छा, भाव जो का ग्रह। स्वामी हो गया, जी 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 जी। वो त्रिकोणेश होगा। इसको त्रिकोण भी, त्रिकोण के नाम से भी इसको जाना जाता है कुंडली में। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। देखिए, कुछ विद्वान जो है ना, कुछ विद्वानों का ये मत है, इसीलिए हमने प्रथम भाव के कारक में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को भी लिखा दिया। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रथम भाव का कारक सूर्य के साथ चंद्रमा भी है। द्वितीय भाव के कारक को चूंकि बुद्ध को भी मानते हैं, ये वाक्पटुता को दिखाता है और बुद्ध वाक्पटुता का कारक होता है, इसलिए कुछ लोगों के मतानुसार द्वितीय भाव में का कारक बुद्ध को भी ये लोग द्वितीय भाव के कारक के रूप में बृहस्पति के साथ बुद्ध को लेकर के आते हैं, तो हमने वहां भी लिखा दिया। तृतीय भाव का शनि आयु कारक होता है। चतुर्थ भाव का शुक्र जो है वाहन इत्यादि का कारक होता है। षष्ठम भाव को बुध इसीलिए मामा का कारक के कारण लिखा दिया। दसम भाव मंगल पराक्रम का होता है, तो इसलिए तकनीकी शिक्षा प्रतियोगिता इत्यादि का कारक हो गया। और द्वादश भाव में शुक्र जो है
वह सैया सुख संभोग इत्यादि को दर्शाता है, क्योंकि द्वादश भाव से हमें सैया सुख का भी ज्ञान होता है और उसका प्रधान कारक शुक्र होता है, इसलिए हमने वहां पर शुक्र के साथ, शनि के साथ शुक्र को भी बताया है। तो ये अन्य विद्वानों के मतानुसार जो संकलित है वो चीजों को मैंने आपको एक ही जगह पे नोट करा दिया। ये तो हमारे हो गए भावों के कारक। ये चीजें समझ में आ गई? जी जी गुरुदेव। हाँ, ऐसे जैसे ये भावों के कारक हैं, ऐसे जो ये नवग्रह है हमारे, ये नवग्रह भी कारक होते हैं। नवग्रह के भी जो 9 ग्रह है, ग्रहों की जो नैसर्गिक रूप से इनको जो काम सौंपा गया है, उनका भी विचार, यानी कौन से ग्रह से क्या क्या विचार है, कौन सा ग्रह क्या है, उसका कारक क्या है। जैसे सूर्य क्या है, बात को, भाव को समझिए, अगर शब्दों से नहीं समझ में आ रहा है तो सूर्य को समझिए। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य किसी की आत्मा है, प्रमुख रूप से बॉडी तो है, बॉडी के अंदर की जो आत्मा है वह सूर्य है। उसका अहम, सहानुभूति, प्रभाव, उसका जस, स्वास्थ्य, दाया नेत्र की बात आती है तो दाएं नेत्र की जब भी बात आएगी, उसके पराक्रम की बात आएगी तो मंगल को देखेंगे, पर सूर्य को भी देखेंगे उसके पराक्रम के लिए। उसके अहम की बात आएगी, उसके प्रभाव की बात आएगी, उसके ऊर्जा की बात आएगी, पिता की बात आएगी। पिता का जो भी हम फल कथन करते हैं पिता के लिए करते हैं, तो पिता के का कारक सूर्य है। सूर्य ग्रहों में प्रधान रूप से प्रथम भाव में आता है और वो पिता का कारक माना जाता है। तो पिता से संबंधित कुछ विचार करना है तो हमें सूर्य का विचार करना पड़ेगा। राजा की बात, सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। राजा है तो राजनीतिक विविधता लेकर के आता है, राजनीति का भी विषय सूर्य से होता है। चिकित्सा विज्ञान, गौरव, पराक्रम इत्यादि का ये कारण है, सबका कारक ये बनता है। तो ऐसे सभी ग्रह, जैसे चंद्रमा की बात है तो मन, रुचि, सम्मान, निद्रा, प्रसन्नता, माता का विचार इस भाव से, और सत्ता का, धन का, यात्रा का, जल का इत्यादि का विचार करना है तो हमें चंद्रमा को नहीं भूलना है। शक्ति, साहस, पराक्रम, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, ये सब चीजों का विचार करना है तो मंगल को देखना है। विवाद, शस्त्र, सेनाध्यक्ष, युद्ध, दुर्घटना, जलना, घाव, भूमि इत्यादि के बारे में करना है तो भी मंगल को देखना है। बुद्ध की बात है, बुद्धिमत्ता, वाणिपटता और अभिव्यक्ति, शिक्षा इत्यादि जो है, गणित इत्यादि से संबंधित जो कार्य है, ज्योतिष, जो आप लोग ज्योतिष के प्रति उत्सुक है, इसमें भी बुद्ध कारक है। ज्योतिषियों का बुद्ध मजबूत हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये ग्रहों के भी कारकत्व होते हैं। अगर आप लोग चाहे तो मैं लिखा दूं, अन्यथा मैं सरसरी तौर पे आगे तो पढ़ ही लेंगे। आप लोग कहो तो लिखा दूं? सर लिखा दीजिए। लिखाना होगा तो फटाफट शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए। अभी तो सूर्य वगैरह को बहुत ज्यादा, अभी तो 9 ग्रहों को पढ़ाना ही था हमें ना। अभी तो ये 9 ग्रह पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें सब कारक वगैरह सब कुछ लिखा देंगे, या यही लिख लो, एक साथ में दिमाग पे है तो लिख लो। अभी तो हमें 9 ग्रहों को डिटेल में पढ़ना है ना। तो फिर गुरुजी आगे लिखवा दीजिएगा, अगर आगे पढ़ना है तो फिर रहने दीजिए। आगे आगे तो पढ़ना ही है। अभी तो इन जी 9 ग्रहों को जी विधिवत, जब 9 ग्रहों को विधिवत नहीं समझेंगे हम लोग, तो जी 9 ग्रहों को जब विधिवत समझेंगे नहीं, 12 भावों को नहीं समझेंगे। अभी तो हमने ये जनरल आपको नाम बताए हैं, किस भाव से क्या विचार होता है, फिर किसकी दृष्टि है, फिर दृष्टि संबंध, ये सारी चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ग्रहों को जानना है, जी गुरुजी। ग्रहों का वर्ण जानना है, ग्रहों की शक्ति जाननी है, ग्रहों के 9 ग्रहों को विधिवत रूप से पढ़ना है। नवग्रह अगर दिमाग में बैठ गए कि इनसे क्या क्या हो सकता है, उनकी संज्ञा क्या है, उनकी, तो सारी चीजों को आप फल कथन, ये नवग्रहों को डिटेल में पढ़ना है। तो जी नवग्रह पढ़ना है, 12 राशियां पढ़नी है, बस आपकी पूरी कुंडली फल कथन, 12 भावों को आप समझ गए, राशियों का व्यवहार समझ गए और ग्रहों का व्यवहार समझ गए, बस फल कथन शुरू हो गया। किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसका क्या व्यवहार है, उस भाव का क्या व्यवहार है, उसका कारकत, उसका कारकत मिला के कौन कौन किसको देख रहा है, फटाफट आप बोलना शुरू कर दोगे। तो हमें पढ़ना तो सब डिटेल में है। जी गुरु जी क्रम से पढ़ाइए, क्रम न भंग हो।
प्रयास तो हमारा वही रहेगा भैया, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। प्रयास मेरा वही रहेगा। जी गुरु जी, क्रम से रहेगा तो समझ में भी आता है, कोई चीज क्रम से रहेगी। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो भावों की संज्ञाएं हैं, कोई बता रहा था कि उस दिन गुरुजी ने लिखा दिया था, मैं सारांश में बता देता हूं। सबके नाम वगैरह लिखा दिए थे ना, त्रिकोण भाव, परफर भाव, आपो क्लीम, चतुरस, उपचय, अनुपचय, त्रिकया, दुष्ट भाव, पतित भाव, मारक भाव, आयु भाव, ये सब बताया गया है कि नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ एक बता दिया एक। था, उपचय बताया था, अनुपचय नहीं बताया था। गुरुजी बता और दिया। मतलब ऐसे कुछ चलो। बता दिया, कुछ नहीं बताए हैं। चलो चतुरस्र, हम एक एक आपोक्लीमो भाव और को पणफर शुरू करते, वगैरह ये सब बता दिया था। मैं एकदम क्रम से ही चल रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझ ठीक है लो। गुरुजी। जन्म कुंडली के अंदर देखो, बस एक तो आज हमारी थोड़ी सी परेशानी आप लोग समझ लीजिए, मेरी मोबाइल मात्र 6% बची है, मैं अभी वो जी, रहने करूंगा दो। तो वो 6% भी चली जाएगी। तो कोई आप नहीं, बात रहने को दो। समझ जाइए, नहीं समझ में आएगा तो कल मैं उसको ऐसे बता दूंगा, ऐसे समझिए। सबसे पहला होता है हमारा धर्म। धर्म भाव कुंडली के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही है ना? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी को आप एक क्रम से आगे अप्लाई करते चले जाइए। पहले सबसे पहले क्या है? धर्म है। धनाद धर्म, धर्म है सबसे पहले हमारा, धर्म आता है। धर्म के बाद तब हम आगे की बात करते हैं। जब हम धर्म करते हैं और धर्म के मार्ग से, जो धर्म के, एक सीधी सी कथा समझिए कि हम धर्म करते हैं और धर्मार्थ, धर्म के मार्ग से जो हमें अर्थ होता है, जो हमें प्राप्ति होती है, जब उसको हम काम में लगाते हैं, उसको धर्म के मार्ग से आया हुआ धन हमारा सत्कर्म में जाता है, काम में, सत्कर्म वाले काम में जाता है, तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये संज्ञाएं हैं। इसी को क्रम से आप चला दो। लग्न भाव हो गया धर्म, दूसरा भाव हो गया अर्थ, तीसरा भाव हो गया काम, तो चौथा हो गया मोक्ष। फिर पांचवा भाव पुत्र का भाव, फिर धर्म हो गया। फिर उसके बाद पुत्र के भाव का अर्थ क्या हुआ? षष्ठम। फिर आपका काम, काम की बात आती है तो आपका सप्तम, और फिर मोक्ष के रूप में आपका अष्टम भाव आ जाएगा। फिर धर्म के लिए नवम भाव, फिर दसम भाव आपका अर्थोपार्जन का है, एकादश भाव काम का है, और द्वादश भाव फिर मोक्ष की प्राप्ति है। व्यय है, सब जो आपने कमाया वो अंत में जाकर के समाप्त हो जाता है। यह जीवन की यथार्थता किसी दिन हम बताएंगे, जब चक्र बताना पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये चक्र जो है वह व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में जाकर के व्यय होता है, वहीं पे सनातन मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये जीवन का चक्र है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और तीसरी बार जाकर के जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वही हमारी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा चक्र चलता है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को अपने हिसाब से इसको ट्रिक कर लीजिएगा, कर लेंगे? जी गुरुजी। अब बात आती है केंद्र भाव की। केंद्र भाव कौन कौन सा हुआ? पहला वाला भाव को केंद्र कहते हैं, एक चार चौथे भाव को केंद्र कहते हैं, सातवें भाव को केंद्र कहते हैं, और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। जो बीच में चौकोर के बीच में आ रहा है, बीच बीच वाला जो भाग है, 1, 4, 7, 10, ये भाव हमारे केंद्र भाव कहे जाते हैं। त्रिकोण क्या है? 1, 5, 9, ये 1, 5, 9, तो एक वाला जो है वह केंद्र भी है, लग्न भी है, और ये त्रिकोण का पहला त्रिकोण भी है। तो अक्सर त्रिकोण में पंचम और नवम की गणना करते हैं, पर एक वाला जब एक को लेंगे तब तो त्रिकोण बनेगा। तो ये 1, 5, 9 अभी लिख लो, फिर मैं इसको समझा दूंगा। एक एक तो आप बोलते जाओगे, मैं समझाता चला जाऊंगा। 1, 5, 9 ये हो गया। फिर आता है हमारा पड़फर भाव।
परफर भाव क्या है? 2, 5, 8 और 11। दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और 11वां भाव, इसको परफर भाव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आपोक्लिन। आपोक्लिन भाव कौन सा है? तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां, इसे आपोक्लिन के नाम से जाना जाता है। चतुरस भाव, चतुर्थ और अष्टम भाव को चतुरस भाव कहते हैं। उपचय भाव कौन से है? 3, 6, 10 और 11, इसको उपचय भाव कहते हैं। और अनुपचय भाव 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 9 को अनुपचय भाव कहते हैं। त्रिकया या दुष्ट भाव, षष्ठम भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को हम दुष्ट भाव कहते हैं। षष्ठम, अष्टम, द्वादश, षष्ठम, अष्टम, द्वादश, इसको त्रिक भाव भी कहा जाता है। त्रिक, त्रिक भाव या दुष्ट भाव, ऐसे समझिए, त्रिक या दुष्ट भाव। महोदय ये अनुपचय 6, 8, 12 अनुपचय 1, 2, 4, 5, उपचय, उपचय को निकाल दो, उपचय के बाद जो बचे वो सब अनुपचय है। नहीं समझ में आई बात? आपके 4 उपचय भाव है, 3, 6, 10, 11, 4 निकाल दो, जो 8 बचे वो अनुपचय भाव है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, ये आपके अनुपचय भाव हो गए। ठीक है। षष्ठम और द्वादश भाव को पतित भाव कहा जाता है। षष्ठम और द्वादश भाव को पतित भाव कहा जाता है। द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। तृतीय और अष्टम भाव को आयु भाव कहा जाता है। तृतीय और अष्टम को आयु भाव कहा जाता है। ये मारक और आयु भाव आप लोगों को समझा देते हैं हम, और समय भी हो ही चुका है, तो अगर फोन कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फोन कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको समझा देते हैं आपको। गुरुजी कल करवा दीजिएगा। अभी समझा देते हैं, अब तो टाइम हो गया है ना, कट ही जाएगा तो कौन सी दिक्कत होगी। ठीक है। 9% है, दिखाई नहीं पड़ा था। 9% बहुत होता है, 9% में तो बहुत कुछ समझा देंगे हम। ये हो गया, दिखना भी कम हो गया हमको। देखो, बगला कुंडली को उल्टा नोट करा दिया, दिमाग पे नहीं चढ़ा बात, फिर से कल बता दूंगा। देखो, ये हमारे केंद्र भाव हो गए। ये तो सभी लोगों को बाकी चीजें पता होगी, केवल हम आप लोगों को मारक समझा देते हैं। कुंडली में तीसरा भाव और अष्टम भाव, ये आयु का स्थान कहा जाता है। तीसरा और अष्टम, ये हमारा आयु का स्थान है, तृतीय भाव और अष्टम भाव। और कुंडली में दूसरे भाव को और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझ लो। इसको हम कहते हैं, ये हमारा आयु का स्थान है। ठीक, क्या कहते हैं? तीसरा और आठवां भाव आयु का स्थान है, आयु कारक स्थान है ये। अब यहां से जब आप गिनना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12वां भाव आएगा। और अभी हमने आपको बताया कि 12वां भाव व्यय भाव भी कहा जाता है। 12वें भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। तो वो किसका व्यय कराएगा? जिस स्थान के पीछे होगा उसी स्थान का तो व्यय कराएगा। तो ये आयु के पीछे बैठा हुआ है, तो आयु के लिए वो व्यय होगा, आयु का व्यय कराएगा। तो हमारी आयु का व्यय कराने वाला कौन होगा? हमें मारने वाला तो ही होगा। जो हमें मारेगा वही आयु का, वही व्यय हो गया। तो जो हमें मारने वाला है वो मारक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं?
अभी कारक मारक बाधक आगे पढ़ाएंगे, अभी केवल मारक भाव समझ लो। बार बार बातें आती है हम कुंडली में मार्केश मार्केश मार्केश, तो क्या है उसको समझ लो। यहां पर बहुत आसान भाषा में, ये हमारे दोनों आयु के स्थान है, तीसरा और आठवां, और इसके पीछे वाला भाव वहां से, जैसे ये सप्तम भाव को गिनो यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात ये सातवां वाला भाव जो होगा वो अष्टम का व्यय भाव होगा। अष्टम जो हो गया वो हमारा आयु का स्थान हो गया, तो जो हमारे आयु का व्यय कराने वाला भाव होगा वह तो वही तो मारक होगा, वही मारने वाला हुआ ना, आयु का व्यय कराने वाला भाव। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी। आ गई। तो इसलिए इस भाव को हम, इन दोनों भावों को हम मारक भाव कहते हैं। और इस भाव का जो स्वामी होता है, इस भाव का जो स्वामी होता है वही मार्केश कहा जाता है। और मार्केश अन्य परिस्थितियों में बनते हैं, पर इस भाव को हम मार्केश के भी नाम से जानते हैं। अभी मार्केश के बारे में और पढ़ाएंगे तो चीजें आएंगी। ये चीजें समझ में आ गई सामान्य ढंग से? जी गुरुदेव। सामान्य चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप लोगों को बातें समझ में आ गई इतनी, तो इतनी बातें ही हमारे लिए पर्याप्त है। और इससे ज्यादा थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? जी गुरुजी। चलिए, आज के लिए तब इतना ही। मोबाइल चार्ज में भी लगा दें, 9:30 बज भी रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कक्षा में मिलते हैं पुनः 8:30 बजे। और हमारे आने से पूर्व आप लोग प्रार्थना करा लिया करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरु। नमः नमः नमो गुरुजी। नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी गुरु। सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम।